हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात प्रसार शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि प्रसार शिक्षा हमारा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। मतलब टॉपिक तो हमारा छोटा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी निकलते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने 2 टॉपिक कवर अप किया था। एक तो हमारा टेलीविज़न था और दूसरा हमारा रेडियो था। हमने इसमें देखा था कि इतिहास के बारे में समझा था इसके कि टेलीविज़न से प्रसारण कहाँ सबसे पहले हुआ, रंगीन टीवी का प्रसारण कौन किया था, भारत में ये कैसे स्थापित किया गया, कहाँ पर टेलीविज़न केंद्र खोले गए, स्टेशन कहाँ-कहाँ पर है, टीवी के स्टेशन कहाँ-कहाँ पर हैं, यानी कि कहाँ फ़िल्म की नगरी कौन-सी कही जाती है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। तो कल हमने टेलीविज़न के बारे में सब कुछ समझ लिया था। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम फ़िल्मों की दुनिया में चलेंगे अर्थात हम देखेंगे पहली फ़िल्म कौन-सी थी, किसके द्वारा बनाई गई, मूक फ़िल्म क्या है, बोलती फ़िल्म क्या है पहली, किसको फ़िल्म जगत का जन्मदाता माना जाता है। इन्हीं सब से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। कल के आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए थे। क्यों? क्योंकि कल का जो आपका क्वेश्चन था, वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं था। वो आपकी मेमोरी पर बेस्ड था। आपको चीज़ें याद होंगी तभी आप कर पाएँगे, अदरवाइज़ जो तुक्का लगाते हैं तो उनकी बात ही अलग है। 4 से 10 क्वेश्चन तुक्का लगा के भी सही हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि कल की चीज़ों को आपने रिवाइज़ किया होगा। ऐसा नहीं था कि जो हमने कल क्वेश्चन किए थे, वो हमने पहली बार देखे थे। नहीं, अगर आपको याद हो तो जब हमने टेलीविज़न और रेडियो पढ़ा था, तब इसके इतिहास के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो ये तो हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक की बात होगी। आज आपकी छठी प्रैक्टिस सेट है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सबसे लंबी फीचर फिल्म जिसका नाम है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी फीचर फिल्म कौन-सी है, तो नाम है उसका द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, ठीक? और ये इसका निर्माण किसने किया? क्या भारत ने किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया या फिर अमेरिका ने किया? तो आपको पता है कि जो ये टीवी से प्रसारण का कार्य शुरू किया था, वो सबसे पहले तो ब्रिटेन ने किया था, उसके बाद अमेरिका ने किया। लेकिन जब अमेरिका ने किया तो इसने कई चीज़ों पर अपना कार्य किया था, जैसे रंगीन टीवी भी इसने चलाई थी। साथ ही साथ सबसे लंबी फीचर फ़िल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी वो भी अमेरिका के द्वारा ही निर्माण किया गया था, ठीक? और भारत में आप हमें बता सकते हैं कि किसकी मदद से पहला टीवी स्टेशन दिल्ली में खोला गया था? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए क्योंकि कल की क्लास में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में पहला सिनेमा घर का निर्माण कब किया गया? 1905 में किया गया, 1910 में किया गया, 1915 में किया गया या फिर 1915 में किया गया या फिर 1920 में किया गया। तो हमें पता है कि जो भारत में सिनेमा घर का निर्माण किया गया था, वो आपका 1910 में किया गया था, ठीक? आज की भी जो क्वेश्चन है, आज की भी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। कल की भी क्लास आपको याद रखनी है मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है इसमें आपको काफ़ी नाम याद रखने होते हैं। जैसे तमाम प्रकार की योजनाएँ चलाई गई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, किस लिए चलाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है और आपको पता है कि जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है अर्थात जो हमारा प्रसार शिक्षा है, ये ग्रामीणों के उत्थान की ही बात करता है। अब चाहे ये किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा हो या फिर ये
किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्था के द्वारा कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा हो, सबका उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीणों का जीवन स्तर उठाया जाए। ठीक? तो भारत में पहला सिनेमा घर का जो निर्माण हुआ था वो 1910 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम अभी आपने सुना था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई फ़िल्म थी, सबसे लंबी फीचर फ़िल्म थी। इसका निर्माण हुआ कब था? क्या 1830 में हुआ था, 1903 में हुआ था, 1910 में हुआ था या फिर 1925 में हुआ था? तो ये जो द ग्रेट ट्रेन रॉबरी है, सबसे लंबी फीचर फ़िल्म है, जो कि अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया कब? 1903 में। समय आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से 4-4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है, भारत में फ़िल्म के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी, हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के या फिर इनमें से कोई नहीं। कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था क्या, कि टीवी के लोकप्रियता के लिए कौन जिम्मेदार है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि टीवी के लोकप्रियता का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो आपने नाम सुना था किसका? रामानंद सागर का। क्यों? हम उनको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो इन्होंने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य, या जो इन्होंने ये बनाया था, इस पर इन्होंने ही तो बनाया था। रामायण और महाभारत की रचना किसने की थी? मतलब रचना तो आपके रामायण की बात करें, मतलब फ़िल्म जो बनाई थी, फ़िल्म बनाने वाले रामानंद सागर ही थे, जिनको देखकर हम आज भी जो हमारे यहाँ क्या नाम उनका, अरुण गोविंद जी हैं, यही तो रामायण में राम बने थे। और जब ये बनाया गया था, ये नाटक किया गया था, ये फ़िल्म बनाई गई थी, तो वो रामानंद सागर ने बनाई थी, और इसी के लिए लोगों ने अपने घरों पर टीवी लाया था। मतलब लोकप्रियता टीवी की इन्हीं से मिली थी, इन्हीं के रामायण और महाभारत को देखकर लोग अपने घरों में टीवी ला रहे थे, ठीक? और कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो जब हम बात करते हैं फ़िल्म के निर्माण का श्रेय जो जाता है, वो दादा साहब फाल्के को जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टीवी की, यानी कि टीवी की लोकप्रियता का श्रेय किसको जाता है, तब हम बात करेंगे रामानंद सागर की। दोनों बातें यहाँ पर अलग-अलग हो रही हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हरिश्चंद्र फ़िल्म, इसके निर्माता कौन हैं? क्या रामानंद सागर हैं? दादा साहब फाल्के हैं, गांधी जी हैं या फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं? तो अगर हरिश्चंद्र फ़िल्म के निर्माता की बात की जाएगी, तो ये तो बनाने वाले निर्माता जो थे वो दादा साहब फाल्के थे। रामानंद सागर किसके निर्माता थे? तो नाम आपके सामने आएगा रामायण, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सन 1917 में मदोन ने कोलकाता में किस फ़िल्म का निर्माण किया था? मदोन, मदोन जो थे ये रामायण के हैं, या फिर महाभारत के हैं, या फिर हरिश्चंद्र बनाया था, या फिर नल दमयंती बनाया था इन्होंने। तो जो मदोन हैं, इन्होंने कब? सन 1917 में, कहाँ पर? कोलकाता में। किस फ़िल्म का निर्माण किया था? तो वो किया था हरिश्चंद्र का, ठीक? किसका निर्माण किया? हरिश्चंद्र फ़िल्म का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये जो हरिश्चंद्र फ़िल्म का निर्माण किया गया था, ये कब किया गया था? 1903 में, 1910 में, 1913 में या फिर 1917 में? तो वैसे तो आप हरिश्चंद्र फ़िल्म का नाम यहाँ पर देखेंगे ही, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अभी-अभी जो आपने नाम सुना था, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, इसका निर्माण कब किया गया था? बाकी हरिश्चंद्र का निर्माण जो किया गया था, वो किया गया था 1913 में किया गया था, ठीक? और ये आपकी मूक फ़िल्म थी। मूक फ़िल्म में क्या होता था? आज की तरह उसमें लोग बोलते नहीं थे, सिर्फ़ एक्टिंग होती थी, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में फ़िल्म निर्माण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को, मदोन को,
रामानंद सागर को या फिर दादा साहब फाल्के को? अगर हम भारत में फ़िल्म निर्माण का जन्मदाता मानते हैं, तो वो मानते हैं दादा साहब फाल्के को। इनका योगदान फ़िल्म में बहुत ज़्यादा है और आपको पता ही है। चलिए आप हमें ये बताइए कि फ़िल्मों में कौन-सा अवार्ड दिया जाता है? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा या आप ये बताइए कि नहीं, जो क्वेश्चन मैंने पूछा वही बताइए कि ये फ़िल्मों में कौन-सा अवार्ड दिया जाता है? सबसे अच्छा है आपका कि दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, वो कहाँ पर दिया जाता है, ये बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहली बोलती फ़िल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो आपकी हरिश्चंद्र फ़िल्म थी, ये आपकी एक मूक फ़िल्म थी। इसमें आवाज़ें नहीं होती थी। इसमें सिर्फ़ एक्टिंग ही आपको देखने को मिलता था। तो आपको बताना है कि जो पहली बोलती हुई फ़िल्म थी, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्या फाल्के द्वारा यानी कि दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था? हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था या फिर अर्देशीर ईरानी के द्वारा किया गया था? तो आपको राजा राम मोहन राय का नाम फ़िल्म जगत में नहीं सुनने को मिलता है। किया किसने था? तो जो पहली बोलती फ़िल्म का निर्माण किया गया था, वो आरदेशिर ईरानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। पहली बोलती फ़िल्म थी, जिसका निर्माण किसने किया था? आरदेशिर ईरानी ने किया था। क्या वो हरिश्चंद्र थी, रामायण थी, महाभारत था या फिर आलम आरा? वैसे ये 4 नाम आपके जो बुक है उसमें ये चारों नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग-अलग चीज़ों के लिए। जैसे जब हम बोलती फ़िल्म की बात करेंगे तो उसमें नाम आपका आता है आलम आरा का, ठीक? ध्यान रखेंगे। अनबोलती या फिर मूक फ़िल्म कौन थी? हरिश्चंद्र। जब हम बात करते हैं टीवी की लोकप्रियता के कारण कौन-कौन से प्रोग्राम थे तो हमें मेन प्रोग्रामों में नाम आता है रामायण और महाभारत का, ठीक? इसका राइट आंसर कौन-सा था? इसका राइट आंसर आपका था आलम आरा। ये पहली बोलती हुई फ़िल्म थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में फ़िल्मों को जनता के सामने सिनेमा घर में दिखाने के लिए सेंसर सर्टिफ़िकेट कौन देता है? जब हम आपने जैसे ही कोई फ़िल्म ओपन होती है, यानी कि जब भी कोई फ़िल्म चालू होता है, तो उसमें आपको नाम मिलता है कि निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है, इसमें हीरो कौन-सा रोल कर रहा है, इसमें हीरोइन कौन-सा रोल कर रही है, मतलब कौन-कौन है, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाती हैं। उसी में आपने जो पहला पेज आता है आपका, उसी में आपने देखा होगा ए लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है यू लिखा रहता है या कहीं पर आपका एयू ऐसे लिखा रहता है, ठीक? तो ये एक सेंसर सर्टिफ़िकेट होता है, जो कि ए सेंसर सर्टिफ़िकेट होता है, यू सेंसर सर्टिफ़िकेट होता है या ए एंड यू, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये एक साथ देखने को मिलता है। तो ये जो सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? क्या ये आरबीआई देती है? आरबीआई या फिर ये वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक देता है, सेंसर बोर्ड देता है या फिर भारत सरकार देती है? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाता है, भारत में फ़िल्मों को जनता के सामने यानी कि सिनेमा घर में लाने से पहले ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक? इसमें आपने देखा होगा कई फ़िल्में ऐसी होती हैं जो बनती हैं लेकिन वो जनता के सामने आती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको सर्टिफिकेट नहीं देता है। ये जनता के सामने दिखाने का जब तक सर्टिफिकेट नहीं देखा देगा तब तक आपके सामने चीज़ें नहीं आएँगी। तो ये जो सर्टिफ़िकेट देता है, ये सेंसर बोर्ड देता है। तो आपने देखा कि ए सर्टिफ़िकेट देता है, यू सर्टिफ़िकेट देता है, ईयू सर्टिफ़िकेट देता है। अब ये जो 3 तरह के सर्टिफ़िकेट दिए जा रहे हैं, इनका अपना-अपना अलग-अलग मतलब होता है। ठीक? ज़रा हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा है जो फ़िल्में केवल वयस्कों को देखने योग्य होती हैं, उन्हें कौन-सा सर्टिफ़िकेट दिया जाता है? ए सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट या एयू सर्टिफिकेट या इनमें से
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब ये सेंसर सर्टिफिकेट देता है, तो वो ये तीनों प्रकार के सर्टिफिकेट जारी करता है। ये सर्टिफिकेट मतलब एडल्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक? एडल्ट यानी कि जिसे सिर्फ़ और सिर्फ़ युवा देख सकते हैं, युवाओं के लिए होता है। दूसरा होता है यू सर्टिफिकेट, यानी कि यूनिवर्सल सर्टिफिकेट होता है, इसे कोई भी देख सकता है। तीसरा होता है ए और यू सर्टिफिकेट, यानी कि ये वाला सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अपने माता-पिता के साथ में बैठकर फ़िल्म देख सकते हैं, ठीक? तो ये 3 तरह के सर्टिफिकेट आते हैं। बट अभी का जो आ रहा है, पता नहीं किस लेवल का आ रहा है। बाकी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो वयस्कों के लिए हैं, वयस्कों को देखने योग्य जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है, वो मिलता है ए सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट यानी कि एडल्ट सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है और ये वयस्कों के लिए होता है, ठीक? उम्मीद है कि ये तीनों सर्टिफिकेट का मतलब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहा जा रहा है एयू श्रेणी में रखे जाने, यानी कि जो एयू सर्टिफिकेट है, इस श्रेणी में रखे जाने वाले फ़िल्म कौन से होते हैं? क्या जो केवल वयस्क देखते हैं? क्या जो केवल बच्चे देखते हैं? क्या ऐसे फ़िल्में जिन्हें बच्चे अपने माता-पिता के साथ बैठकर देखते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं एयू सर्टिफ़िकेट की, तो ये ऐसा सर्टिफ़िकेट होता है जिसमें जो फ़िल्में हैं, ये फ़िल्में बच्चे अपने माता-पिता के साथ बैठकर देख सकते हैं, ऐसी फ़िल्में होती हैं, ठीक? और आपको तो पता ही है कि इस फ़िल्म जगत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, इनको हमारे समक्ष लाता है, इसको दूर करने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रीय भावना, चेतना का विकास करने में इन सब का योगदान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है कि ये कठपुतली का जो खेल है, कठपुतली का खेल जो होता है, ये किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो ये श्रव्य शिक्षण सामग्री है, दृश्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कठपुतली का खेल किया जाता है, कठपुतली, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से जब आपने देखा था, इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो जो कठपुतली का खेल है, ये आपका दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। किसके? दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। आपसे हमने डिस्कस भी किया था, हमने देखा था और आपसे कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्या? आपको मिलान करने को आता है, जो हस्तकला है, भारत के परंपरागत हस्तकला। ज़रा आप हमें बताएँगे, जैसे हम मिलाते हैं वर्ली आर्ट को महाराष्ट्र से, चन्नपटन की मूर्तियाँ कर्नाटक की, वैसे ही कठपुतली आता है हमारा, कहाँ से? कठपुतली आता है राजस्थान से, मिलाया जाता है। आप हमें ये बताइए कि ये जो बाँस के शिल्प हैं, बाँस के शिल्प हो गए या बाँस के साथ-साथ एक नाम और बताइएगा, ये जो नारियल के खोल से खिलौने बनाए जाते हैं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ पर बनाए जाते हैं? और ये आपने भारत की परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत देखा था। इम्पॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आता है। टीजीटी, पीजीटी से लेकर नेट लेवल तक ये चीज़ आपको मिलती है देखने को। तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि बाँस के जो ये जो बाँस है, बाँस की जो कला की जाती है और ये जो इससे नारियल के खोल से खिलौने बनाए जाते हैं, ये कहाँ के हैं, ठीक? बाकी आपको पता ही है कि अगर बात की जाएगी वर्ली आर्ट, तो हम महाराष्ट्र से मिलाते हैं। अल्पना का संबंध कहाँ से है? ज़रा एक बार ये भी बताइएगा कि अल्पना का संबंध कहाँ से है? जैसे रंगोली बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में चौक पूरन होता है, वैसे ही अल्पना बनाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन 2 हैं आपके सामने, एक है आपका एक आपका हो जाता है बंगाल, एक आपका हो जाता है महाराष्ट्र और मंडला का संबंध कहाँ से है? ये भी आप बताइएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे आप कोई भी ब्रांच पढ़ेंगे, मतलब आप होम मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, टेक्सटाइल पढ़ लीजिए, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ लीजिए,
चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप अपनी बुक उठाते हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी कुछ भी उठा लीजिए, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आपको पता भी होगा कि ये कितने आपसे पूछे जाते हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि 3-4 चीज़ें जैसे हमने आपसे पूछा, मांडला का संबंध कहाँ से है? साथ ही साथ अल्पना का संबंध कहाँ से है? बाँस के शिल्प का संबंध कहाँ से है? और हमने आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो नारियल के खोल से बनाए जाते हैं खिलौने, कहाँ पर बनाए जाते हैं? इनका सारा का नाम एक बार आप हमें बता दीजिएगा। और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ही लापरवाह हैं। लापरवाह लापरवाह कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं, अब आप ही समझिए आपको क्या कहेंगे। कल हमने आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लगता है कि कल की क्लास में मैंने सिर्फ़ आपसे 1 क्वेश्चन पूछा था। 1 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन थे, उन चारों क्वेश्चन में आपके 2 3-3 क्वेश्चन थे। जैसे हमने आपसे पूछा था यूनेस्को का फुल फॉर्म, स्थापना, मुख्यालय बताइएगा। हमने आपसे पूछा था यूनिसेफ, मुख्यालय, फुल फॉर्म और ये हेडक्वार्टर बताइएगा। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, स्थापना बताइएगा। और चौथा था आपका डब्ल्यूएचओ। यही 4 नाम हमने आपसे कल पूछे थे, लेकिन बड़े तकलीफ़, बड़े दुःख, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि या तो आप लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती है या फिर आप ऐसे ही सोचते हैं कि जाने दो, कह ही तो रहे हैं, करेंगे क्या? ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर आप में से कोई एक बच्चा भी लिख देता तो बहुत अच्छा लगता शायद देख के। बस हमने आपसे कल 4 ही क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे में जब आप अपनी तरफ से कोई क्या ही बोलें आपको, मतलब आप थोड़े से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको बताया जाए? मतलब बहुत शर्म की बात है कि 4 सिर्फ़ 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए थे। एक भी कमेंट इससे रिलेटेड नहीं आया था। ये बहुत ही गलत बात है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कठपुतली का प्रकार है। हाथ से चलने वाली कठपुतली, धागे से चलने वाली कठपुतली, छड़ से चलने वाली कठपुतली, उपरोक्त सभी। कठपुतली का जो प्रकार है ये तीनों प्रकार होता है। तीनों के साथ-साथ 2-3 प्रकार के आपके और कठपुतलियाँ होती हैं। तो ये सारे के सारे आपके कठपुतली के प्रकार होते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है पहले के लोग लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? अब यहाँ तक जो अभी तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये क्वेश्चन आपके जो शिक्षण सामग्रियाँ थी, विशेषकर श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री उनसे रिलेटेड थी। फ़िल्मी जगत के बारे में हमने थोड़ी-सी बात की। इसी में आप देखते हैं लोक नृत्य, लोकगीत, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें आप इसी में देखते हैं, इसीलिए मैंने 4-6 क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे संचार से संबंधित। संचार का टॉपिक है, छोटा नहीं है, बड़ा ही लंबी टॉपिक है। तो संचार से संबंधित हम प्रश्नों को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले लोग संचार कैसे करते थे? आप थोड़ा-सा क्वेश्चनों को पिछले क्वेश्चन से रिलेट करते हुए चलिएगा। मतलब जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेट करिएगा। आपको एक थोड़ी-सी छोटी-सी कहानी सुनने को मिलेगी। जैसे जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पत्तियों का, वृक्षों की छाल का, कागज़ का या फिर पत्थर का? सॉरी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं इस्तेमाल करते थे, ठीक? तो वृक्षों पहले के लोग आपने देखा होगा ताम्रपत्र या ऐसे ही छाल पर और पत्थरों पर, कपड़ों पर, इन सब पर लिखते थे। लेकिन कागज़ पर वो नहीं लिखते थे। क्या करते थे? वो लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। नहीं तो आप देखिए आपको उस ज़माने की लिखी, आज के हज़ारों वर्ष पहले की लिखी चीज़ें हमें अभी भी पढ़ लेते हैं कैसे? कागज़ होता तो क्या ऐसे सुरक्षित रहता? नहीं। पहले के लोग इन सब का इस्तेमाल करते थे लेकिन कागज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे लिखने के लिए। ठीक?
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो जब पहले लोगों को संदेश देना होता था, जैसे जो राजा-वाजा होते थे, उनको जो संदेश देना होता था, तो वो पत्थरों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, छालों पर, कपड़ों पर, कुछ इस तरह से अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते थे। आपको बताना है कि सबसे पहले कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ? तो सबसे पहले जो कागज़ का निर्माण हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था आपके चीन में। लेकिन चीन की बड़ी एक कह सकते हैं एक इसकी ऐसी आदत है कि चीन जो है अपनी चीज़ों को किसी के सामने रखता नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि रेशम का जन्मदाता कौन है? चीन है। लेकिन चीन कभी किसी को अपनी जानकारी नहीं देता है। रेशम की बात कर लें या हम पुष्प सज्जा की बात कर लें, प्रचार-प्रसार का जब आप नाम सुनते हैं तो जापान का नाम आता है। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था चीन से, लेकिन प्रचार-प्रसार जो किया वो जापान ने किया। तो वैसे ही कागज़ का भी आविष्कार जो किया था वो चीन ने किया था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर ये किसी को बताना नहीं चाहता था। ठीक? अगला क्वेश्चन है, जब हम चीन की लेकिन बात कर लेते हैं तो यहीं 2-4 पॉइंट आप समझ लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद होगा। क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आप जवाब देते नहीं हैं। जब हम बात करते हैं चीन की, तो ये रेशम का जन्मदाता माना जाता है और आपको पता है कि रेशम की देवी कौन है? शी लिंग ची हैं। रेशम में गोंद पाया जाता है, रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। गोंद होता है सेरिसिन, प्रोटीन होती है आपकी कैरोटीन फाइब्रिन प्रोटीन होती है। आपको पता है कि जो हमारे रेशम प्राप्त होता है वो कीड़े से प्राप्त होता है और कीड़े कौन से हैं? बॉम्बिक्स मोरी हैं। खाते क्या हैं? शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ये जो अंडे से ये जो आपका कीड़ा है, ये अंडे से कीड़ा बनने के 4 अवस्थाओं से गुज़रता है। पहला क्या है? अंडा है, अंडा के बाद लार्वा है, लार्वा के बाद प्यूपा है, प्यूपा के बाद कीड़ा बनता है। और हम प्यूपा की ही अवस्था में अच्छा रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा की ही अवस्था में जो है रेशम को निकालते हैं, ठीक? रेशम में जो ये गोंद पाया जाता है, इस गोंद को हटाने के लिए हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं और डिगमिंग प्रोसेस के दौरान हमारे जो रेशम का भार है, वो कम हो जाता है। इस भार को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? हम प्रयोग करते हैं एक मतलब एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है वेटिंग, भारण परिचर्या करते हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि 4-6 पॉइंट जो हमने आपको बताया रेशम के बारे में आपको समझ में आया होगा और आपको पता ही है कि प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा जो है वो हमारा रेशम ही है। सारे जो हमारे रेशे होते हैं फिलामेंट ये आपके स्टेपल होते हैं जबकि जो हमारा रेशम है ये फिलामेंट होता है, ठीक? उम्मीद है कि 4, 6, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से रिकॉल कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चीन के बाद कागज का आविष्कार किस देश ने किया? भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो वही देश करेगा जो चीन के बाद हमेशा हर चीज़ जैसे पुष्प सज्जा की ही बात कर लें तो जापान ने किया। तो चीन के बाद कागज़ का आविष्कार करने वाला जो देश है वो आपका जापान ही है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संसार की पहली मुद्रित पुस्तक का प्रकाशन कहाँ हुआ? भारत में हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ? तो भैया यही देश है जिसने कागज का आविष्कार सबसे पहले किया। कौन? चीन। लेकिन चीन अपनी आदत से मजबूर ये नहीं बताता है किसी को। तो जो पहली पुस्तक का प्रकाशन किया था वो चीन ने ही किया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए अभी आपने क्या सबसे पहले क्या समझा कि संचार के लिए लोग ताम्र ये पत्र हो गए, छाल हो गए, कपड़े का भी इस्तेमाल करते थे। ख़ैर कपड़े का ज़िक्र यहाँ नहीं हुआ है, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे-धीरे कागज़ का निर्माण हुआ, कागज़ के बाद पुस्तकें बनने लगीं। पुस्तकों के बाद आपको पता है कि धीरे-धीरे ये इंटरनेट ये इनका ज़माना आने लगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में
टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्रॉम्पटन के द्वारा, आर्कराइट के द्वारा, जोहानेस गैटेनबर्ग के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइपराइटर का आविष्कार किया था वो तो जोहानेस गैटेनबर्ग ने किया था। आप हमें बताइए कि जो आर्कराइट हैं और आपके जो क्रॉम्पटन हैं, इन दोनों ने क्या काम किया था जो हम इनको टेक्सटाइल में पढ़ते हैं? इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? अगर नहीं याद है तो जाकर कपास के टॉपिक को एक बार फिर से पढ़िएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेडरिक कोइनिंग ने वाष्प चलित प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था? वाष्प चलित प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेडरिक कोइनिंग ने किया था। कब किया था? सन 1800 में किया, 1810 में किया, 1811 में किया या फिर 1820 में किया था। तो नाम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे किसका? फ्रेडरिक कोनिंग का, जिन्होंने वाष्प चलित प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, वो किया था 1811 ईस्वी में किया था। ठीक? सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, आपको एक बार देख लेना है। ऐसा ना हो कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाए और अगर हमारे एग्ज़ाम में आ गया और हमें ऐसा लगा कि ये तो हमने देखा ही नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे सामने ना आए, इसके लिए कहीं न कहीं इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है? बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 22 में कि किस सदी के अंत तक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और आपको पता है कि ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है। एकाएक कंप्यूटर नहीं आ गया था। पहले लोग पेड़ों पर, पत्तों पर ऐसे लिखते थे। फिर कपड़ों पर लिखने लगे। फिर धीरे-धीरे कागज़ का आविष्कार हुआ, टाइपराइटर वगैरह आए, फिर कंप्यूटर आ गया। मतलब कई चीज़ों का धीरे-धीरे आविष्कार हुआ। तो ये जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, किस शताब्दी के अंत तक हुआ? क्या ये 18वीं शताब्दी के अंत तक हुआ? 19वीं, 20वीं या फिर 21वीं? तो ध्यान रखेंगे, जो ये कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था ये 20वीं शताब्दी के अंत तक हुआ था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बताना है आपको टेलीफ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सैमुअल मोर्स के द्वारा, जोहानेस के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि अगर हम टेलीफ़ोन की बात करेंगे, तो टेलीफ़ोन वार्ता आपके व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ हैं, ठीक? जो टेलीफ़ोन वार्ता है यानी कि ये जो टेलीफ़ोन है, इसका आविष्कार जो किया गया था, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब रेडियो का आविष्कार भी बता दीजिए। कल ही आपने पढ़ा था कि जो रेडियो से प्रसारण हुआ था, रेडियो का जो प्रसारण किया गया था, वो किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको बताना है कि ये आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, आर्कराइट ने किया था, कार्टराइट ने किया था या फिर मार्कोनी ने किया था? तो ये जो रेडियो के आविष्कार का श्रेय जाता है, वो मार्कोनी को जाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बताना है टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? दादा साहब फाल्के हैं, नल दमयंती हैं, जॉन बेयार्ड हैं या फिर जोसेफ हैं? तो टेलीविज़न का अगर हम आविष्कार पूछें तो ये किया था जॉन बेयार्ड ने। जॉन बेयार्ड ने क्या किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आपने देख लिया टेलीफ़ोन का, टेलीविज़न का, रेडियो का, टाइपराइटर का, इन सब का आविष्कार किसने किया था? ठीक? और इसे कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो अभी आपने देखा टाइपराइटर, कागज़ और टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ही मिल जाती हैं संचार जब आप पढ़ते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहला भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट।
अच्छा, इन्होंने गणित में क्या इनका योगदान है? ये जो आर्यभट्ट हैं, इनका गणित में कोई योगदान है? अगर है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट, ये कब छोड़ा गया था? 1960 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1975 में? अच्छा, हम ये नाम क्यों पढ़ रहे हैं? आर्यभट्ट हो गए, टेलीफ़ोन के आविष्कारक हो गए, रेडियो के आविष्कारक हो गए, क्यों? क्योंकि हम संचार का टॉपिक देख रहे हैं और ये सारे के सारे हमारे संचार के ही माध्यम होते हैं, ठीक? तो जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं उपग्रह, पहला भारतीय उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था, वो 1975 में भेजा गया था या छोड़ा गया था। ज़रा आप हमें ये बताएँगे कि क्या 1975 में कोई प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि बच्चों से संबंधित था? एक बार अगर वो प्रोग्राम आपको याद हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। वैसे सोचते हैं कि आपसे क्वेश्चन ना पूछें क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं, लेकिन हम भी आदत से मजबूर हैं, क्वेश्चन अपने आप ही निकल जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए। क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है, प्रश्नों के माध्यम से भी, थ्योरी के माध्यम से भी और बीच-बीच में जब आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है, वहाँ भी आपको बताया जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पहला उपग्रह जो था आपका, भारतीय उपग्रह, वो था आर्यभट्ट। दूसरा कौन है? ये आपका भास्कर है। तो जो दूसरा उपग्रह है, उसका नाम भास्कर है, ये कब छोड़ा गया? 60 में, 1960 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1979 में, यानी कि 79 में। तो पहला तो आपका छोड़ा गया था 75 में, लेकिन जो दूसरा छोड़ा गया था वो 79 में, यानी कि 1979 में छोड़ा गया था। ठीक? 17 18 1979 में छोड़ा गया था। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। इंटरनेट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अब ये जो इंटरनेट का शुभारंभ किया गया, क्या ये चीन ने किया था? क्या ये जापान ने किया था, फ्रांस ने किया था या फिर अमेरिका ने किया था? अब चीन का नाम सबसे ऊपर है तो इसका मतलब चीन मत लगा दीजिएगा कि चीन ने हर एक चीज़ का आविष्कार किया है, जी नहीं। जब नाम आता है किसका, इंटरनेट का, तो इसके शुभारंभ का जो काम किया था वो किया था अमेरिका ने, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। नाम आता है, आपको सुनने को मिलता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपको पता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक? इंग्लिश में संचार को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट से हुई है, कम्युनिस्टेड से हुई है, कम्युनिस्ट से हुई है या फिर कॉमन से हुई है? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कम्युनिकेशन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना हुआ है या कम्युनिस्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? क्या ये ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है या फिर फ्रांस भाषा का शब्द है? तो अभी-अभी आपने देखा कि कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना हुआ है, ठीक? किस भाषा से? लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना हुआ है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। कहा जा रहा है, ये उम्मीद है कि अभी तक का क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ लगा होगा, बट अब जो क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा आसान लगेगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों और ज्ञान के प्रभावशाली आदान-प्रदान को कहा जाता है क्या? विवाद कहते हैं, मतभेद कहते हैं, संचार कहते हैं या फिर माध्यम कहते हैं? तो जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अपने विचार, भावनाओं, अभिव्यक्तियों का जो आदान-प्रदान किया जाता है, ये आपका संचार कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। संचार का माध्यम है, क्या है? त्वचा है, आँख है, नाक है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जितने भी संवेदांग हैं,
आपको पता है कि हमारे कितने संवेदांग हैं या ज्ञानेंद्रियाँ हैं? तो 5 हैं। इन पाँचों के माध्यम से हम संचार करते हैं। तो ये तीनों जो दिए गए हैं यानी कि उपरोक्त सभी आपके संचार के माध्यम हैं। हमारा त्वचा से भी संचार होता है, आँखों से भी हम संचार करते हैं, नाक से भी हम संचार करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे संचार के माध्यम होते हैं, ठीक? आपको पता है कि कान से भी संचार होता है, जिह्वा से भी संचार होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से संचार का प्रकार है, क्या वैयक्तिक संचार होता है? क्या पारस्परिक संचार होता है, समूह संचार होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों के तीनों आपके संचार के ही प्रकार होते हैं और इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ रखा है कि वैयक्तिक संचार क्या है, ये परस्पर संचार क्या है, समूह संचार क्या है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। एक बार जाकर रिवीजन ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है? संचार है। संचार क्या है? क्या ये एक द्वितरफा प्रक्रिया है? शाब्दिक संचार है, अशाब्दिक संचार है या फिर उपरोक्त सभी? तो संचार की ये सारी विशेषताएं हैं। संचार क्या है? हमारा द्वितरफा प्रक्रिया होता है, शाब्दिक संचार भी होता है, अशाब्दिक संचार भी होता है, ठीक? जैसे शाब्दिक में हम मौखिक बोल सकते हैं, मौखिक संचार होता है, अमौखिक संचार होता है, शाब्दिक संचार होता है, अशाब्दिक संचार होता है, स्व संचार होता है, ठीक? तो ये सारी आपके संचार की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं संचार जो हमारा द्वितरफा प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक तरफा प्रक्रिया भी हम करते हैं। जैसे जब हम ये अपना विराट जनसंपर्क करते हैं, तब इसमें हमारा जो संचार होता है वो एक तरफा होता है। मतलब ये इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है। जब अच्छा संचार वही माना जाता है जब फीडबैक मिलता है। मतलब आप बोलें और जैसे मैं आपसे पूछूँ क्या आपको समझ में आया? तो आप बोलिए हाँ, समझ में आया। ये हमारा फीडबैक मिल गया, एक अच्छा संचार हो गया। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे जो हमारा संचार है ये दो तरफ़ा प्रक्रिया होता है। ठीक? क्या होता है? दो तरफ़ा प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। ध्यान रखेंगे संचार प्रक्रिया में 4 तत्व हैं। 3 यहाँ पर दिए गए हैं। एक है आपका संचारक, संदेश, माध्यम और उपरोक्त सभी। लेकिन अभी-अभी हमने आपसे कहा कि संचार प्रक्रिया जो है ये इसके 4 तत्व हैं। संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। संचारक संदेश भेजने से पहले उस पर विचार विमर्श करता है, उसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है, जिसे कहते हैं क्या? डिकोडिंग करना, एनकोडिंग करना, माध्यम या फिर संदेश। तो जो संचारक है, जो हमारा प्रेषक है, जो हमारा वक्ता है, जो हमारा स्पीकर है, ये सारे एक ही के नाम हैं। जो हमारा सेंडर है, ये जो होता है संदेश को भेजने से पहले उस पर विचार विमर्श मंथन करता है और उसे एक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया कर रहा है ये वो डिकोडिंग कर रहा है। ठीक? सॉरी, वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है एनकोडिंग। क्या कर रहा है वो? वो कर रहा है एनकोडिंग कर रहा है। और जब यही संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुँचेगा तब वो क्या करेगा? तब वो इसको डिकोड करेगा। ठीक? यानी कि जो प्राप्तकर्ता होगा वो डिकोड करेगा और जो सेंडर होगा, जो भेजने वाला होगा वो एनकोड करेगा। ठीक? एनकोड, डिकोड इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। संदेश प्राप्तकर्ता को कहते हैं एनकोडर, डिकोडर, संचारक, प्रेषक, संप्रेषण। तो जो संदेश को प्राप्त करने वाला होता है उसी को हम डिकोडर के नाम से जानते हैं। वही संदेश को डिकोड करता है, खोलता है, उसे समझता है। तो ये जो संदेश को प्राप्त करने वाला है ये आपका डिकोडर कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर।
संचार में स्पीड का संबंध है। जब आपने संचार पढ़ा था, संचार के 4 तत्व पढ़े थे, तो इसी में आपने एक नाम सुना था स्पीड। इसका संबंध किससे है? क्या संचारक से है, संदेश से है, माध्यम से है या फिर प्राप्तकर्ता से है? तो संचार में जो स्पीड है उसका जो संबंध होता है वो संदेश से होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार आप हमें बताइए, अगर आपको याद हो तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। कह रहा है SMCRE, SMCRE मॉडल किसका संचार मॉडल है? आपने संचार मॉडल कई सुने थे। हमने लिखा नहीं एसएससी मॉडल, हमने अरस्तू का नाम नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि आपने बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक? इनके 3 अपील भी आपको याद होंगे, अगर याद है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बता पाएँगे तब हम आपको इन क्वेश्चनों को इंक्लूड करेंगे। बाकी आपको पता है कि एसएससी मॉडल किसका है? एसएससी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, इनके 3 अपील बता दीजिएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं एसएमसीआरई मॉडल, तो क्या ये लॉसवेल का मॉडल है, सुपे का मॉडल है, रंजीत सिंह का मॉडल है या फिर इनमें से कोई नहीं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, आपसे पूछा गया मॉडल है सुपे मॉडल। सुपे मॉडल को किस नाम से जानते हैं? सुपे मॉडल को एसएमसीआरई के नाम से जानते हैं। आपका काम है कि इसका आप हमें फुल फॉर्म बताइए। एस का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? आपको पता है कि जो इन्होंने संचार मॉडल दिया था, इनके संचार मॉडल के पहले-पहले अक्षर को उठाकर ये बनाया गया है। जैसे यस का मतलब क्या हो सकता है? स्पीकर हो सकता है, सोर्स हो सकता है या फिर सेंडर हो सकता है, क्या हो सकता है? ऐसे ही। यम का मतलब क्या हो सकता है? मैन हो सकता है, मिड हो सकता है, मीडियम हो सकता है, क्या हो सकता है? यानी कि इस तरह से आपको फुल फॉर्म बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 पर। संचार प्रणाली का सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण तत्व है। जब हमने आपसे बात किया ना कि संचार प्रक्रिया में कितने तत्व हैं, तो आपने बताया 4। आपने नहीं बताया, हमने बताया कि 4 हैं। तो इन चारों को थोड़ा-सा क्रम में याद रखिएगा। अगर क्रम में याद रखेंगे तो आपका यहीं से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि संचार प्रणाली का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या संदेश है, संचारक है, माध्यम है या फिर प्राप्तकर्ता है? देखिए, प्राप्तकर्ता होगा, माध्यम होगा, संदेश होगा। सब रखा का रखा रह जाएगा अगर कोई सेंडर नहीं होगा या फिर संचारक नहीं होगा। तो संचार प्रक्रिया का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है वो आपका संचारक होता है, जिसे हम सेंडर के नाम से जानते हैं, जिसे हम वक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। संकेत करता है कौन? संचारक है, संदेश है, संचार माध्यम है या फिर प्राप्त करता है? संकेत करता कौन है? जो एनकोड करता है। एनकोड कौन करता है? जो संदेश को भेजता है। भेजता कौन है? जो सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है? वक्ता होता है। वक्ता कौन होता है? जो संचारक होता है। तो नाम सब एक ही हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही हैं। ठीक? तो जो संकेत करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संचारक के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर। संचार प्रक्रिया को किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? क्या श्रोता के द्वारा किया जाता है? चैनल माध्यम के द्वारा किया जाता है? संदेश के द्वारा किया जाता है या फिर वक्ता के द्वारा किया जाता है? तो संचार किसके द्वारा किया जाता है? संचार की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करने के लिए कौन होना चाहिए? एक वक्ता होना चाहिए, एक संचारक होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, तभी जाकर आपके पास संदेश पहुंचेगा और ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक संचारक में कौन सा गुण होना चाहिए? क्या संचार माध्यमों का उसे ज्ञान हो, विषय का उसे पूरा ज्ञान हो, संचार कौशल हो उसके पास या सभी? तो एक संचारक में ये सारे गुण होने चाहिए। उसको माध्यमों का ज्ञान हो। अभी जैसे मुझे अगर ये चीज़
आप तक कैसे पहुँचानी है, ये माध्यम जो यूट्यूब है, यूट्यूब कैसे चलाना है, आप लोगों तक कैसे बातों को पहुँचाना है, नहीं मुझे पता होता, तो क्या मैं ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचा पाती? या दूसरा, अगर विषय का पूरा ज्ञान, अगर मुझे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, होम साइंस के यक्ष के बारे में भी नहीं पता है, तो मैं आपको क्या संचार करूँगी? आप तक क्या मैं कुछ पहुँचा पाऊँगी? संचार हो पाएगा? नहीं। साथ ही साथ संचार कौशल, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जिनके पास तो ज्ञान बहुत है, मतलब ज्ञान उनके पास अथाह है, लेकिन वो अपनी बातों को लोगों के सामने कह नहीं पाते हैं या लोगों को समझा नहीं पाते हैं, ठीक? तो कभी-कभी मैं भी आपसे कहती हूँ ना कि लगता है कि मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब कहीं न कहीं मेरे ही कौशल में कमी है, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो एक संचारक होता है, उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, साथ ही साथ धैर्य होना चाहिए, ठीक? धैर्य के साथ सहनशीलता, सहिष्णुता, मृदुभाषी, ये सारी चीज़ें एक संचारक में होनी चाहिए। पता लगा संचारक है, कुछ बता रहा है, जनता में बोलचाल होने लगी या शोर मचाने लगे, आप गुस्सा होके मंच छोड़ के भाग गए, ये गुण होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको इन तीनों विशेषताओं के साथ-साथ कुछ और पॉइंट भी ध्यान रखने हैं, जो कि हमने अभी-अभी आपको बताए हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संचार प्रक्रिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या संचारक है? ये तो हमारा पहला ही था। श्रोता है, संदेश है या फिर माध्यम है? तो आप ये बताइए कि अगर वक्ता है, लेकिन कोई मैटर ही नहीं है, कोई संदेश ही नहीं है, तो माध्यम और प्राप्तकर्ता रह के क्या करेगा? तो दूसरा जो आपका तत्व होता है, वो होता है संदेश। आप तक पहुँचाने के लिए कोई संदेश होना चाहिए, तभी तो संचार होगा। तो जो हमारी संचार प्रक्रिया है, उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, वो होता है संदेश। तीसरे की अगर हम बात करें, माध्यम, और चौथा होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता ही हमें फीडबैक देता है। जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलता है, यानी कि जब तक आपको फीडबैक नहीं मिला है, तब तक आपका संचार पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक? आपने फीडबैक नहीं दिया, अब हमें कैसे पता कि आपने क्लास देखी या नहीं देखी? हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई? तो इसके लिए फीडबैक ज़रूरी है ना? तो बस वैसे ही अगर संचार प्रक्रिया में फीडबैक नहीं हो रहा है, तो संचार आपका अधूरा माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। संदेश कैसा होना चाहिए? क्या वो जटिल हो, अस्पष्ट हो, अधिक खर्चीला हो या फिर फ़ायदेमंद और उपयोगी हो? तो जो हमारे संदेश हों, संदेश आपके सरल होने चाहिए, संदेश आपके स्पष्ट होने चाहिए, संदेश आपका कम खर्चीला होना चाहिए और संदेश आपके फ़ायदेमंद और उपयोगी होना चाहिए, ठीक? तो उम्मीद है कि ये संचार के जितने भी क्वेश्चन आपने किए, आपको समझ में आया होगा। अभी संचार के और क्वेश्चन बाकी हैं, जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा-सा बीच में हमने आपको डाँट दिया, उसके लिए आप बुरा ना मानें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गलती आपकी ही है। तो अगर अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो इन चारों का फुल फॉर्म जो कल हमने पूछा था उसको बता दीजिएगा। साथ ही साथ जो आपसे आज 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी बता दीजिएगा। अदरवाइज़ कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक? भले ही कमेंट बॉक्स में ना टाइप करें, लेकिन कहीं न कहीं आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक? बाकी आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, रिवीजन कर कर आइएगा। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा जो अभी-अभी हमने आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे। आप में से जो लोग टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हैं, जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर शाम 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, क्विज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।